हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम डे में। पुनः एक बार हम लोग अपनी हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम व्यंजन को पढ़ रहे थे और आज हम लोग व्यंजन को पढ़ के समाप्त कर देते हैं। वर्णमाला कोशिश करेंगे कि समाप्त हो जाए, नहीं समाप्त होगा जो बचेगा हम लोग कल पढ़ लेंगे। और आप लोग बस पढ़ते रहिएगा। ये फिर भी कहता हूँ मैं कि आपकी कॉपी से बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे। हिंदी में भी जो मैं पढ़ाऊँगा क्वेश्चन वहीं से करेगा, आप पढ़िए। आज हम लोग पढ़ते हैं घोष और अघोष वर्णों को। व्यंजन में हम लोग पढ़ेंगे घोष और अघोष वर्णों को, यानी घोषत्व के आधार पर वर्णों के भेद पढ़ेंगे हम लोग कि घोषत्व के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं। घोषत्व के आधार पर, तो घोषत्व का मतलब होता है घोष धन त्वा। घोष धन त्वा इसका मतलब होता है घोष धन त्वा। घोष धन त्वा, घोष का मतलब होता है स्पर्श करना, जानना। तो स्पर्श करना इसका मतलब क्या होता है, जो स्वर तंत्रियां हैं वो स्पर्श करें, जो स्वर तंत्रियां हैं वो स्पर्श करें। मुख के जो भाग हैं, तो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करना ही घोषत्व कहलाता है। तो घोष का मतलब क्या होता है, स्पर्श करना। और त्वा का मतलब क्या होता है, त्वा का मतलब क्या होता है, जानना। त्वा का मतलब क्या होता है, जानना। अब हम लोगों से पूछे घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो एक व्यंजन होता है अघोष। कौन होता है, अघोष। और एक व्यंजन कौन सा होता है, सघोष। एक व्यंजन होता है सघोष, अघोष और सघोष। अब जब हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला में हम लोग काखा गागा पढ़ लें और उसके बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा कौन से अघोष हैं और कौन से सघोष व्यंजन हैं। तो जब हम इसके अनुसार अगर देखेंगे अघोष कौन है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा, पहला और दूसरा वर्ण जो होगा ये क्या कहलाएगा, अघोष। ये क्या कहलाएगा, अघोष। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो वर्ण होंगे, ये वर्ण क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, सघोष। ये क्या कहलाएंगे, सघोष। तो आओ हम जानते हैं, जैसे हम लिख दें क्या, का खा गा घा और ये अंगा। इसके बाद में हम लोग लिख दें चा छा जा झा और इया। इसके बाद में हम लोग लिखें टा ठा डा और ढा और ये लिख दें अड़ा। और इसके बाद में लिखें ता था दा धा और ना। और इसके बाद लिखें पा फा बा भा और ये लिख दें माँ। ये लिख दें माँ। तो ये लिख गए। अब एक और दो यहाँ से लाइन खींच लो। एक और दो इसका मतलब है कि ये कौन से व्यंजन हुए, ये व्यंजन हुए अघोष। ये कौन से व्यंजन हुए, अघोष। अब इसके बाद में हम इसको देख लें, ये कौन से व्यंजन हुए, ये हुए सघोष। ये कौन से व्यंजन हो जाएंगे, सघोष व्यंजन हो जाएंगे।
तो अब बताओ, अघोष में 1 2 वर्ग का पहला दूसरा वर्ग का पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, तो इन दोनों को अघोष और सघोष की श्रेणी में रखा जाता है। अब एक चीज देखो, अगर सघोष को गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो गए? 15। ये पूरे 15, यानी इन तीनों को मिला करके 15 व्यंजन ये हो गए। कितने हो गए? 15 व्यंजन ये हो गए। और स्वर 11 स्वर इसमें जोड़े जाते हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन जोड़े जाते हैं। कौन? अंतस्थ। कितने व्यंजन थे? 4। अब बताओ टोटल कितने व्यंजन हो गए? टोटल हो गए 30 व्यंजन। कितने व्यंजन हो गए? टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 30। अब इसी प्रकार से इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर कितने हो गए? 10। तो इन दोनों को जब जोड़ा तो इनकी संख्या मिल गई 10। इनकी संख्या कितनी मिल गई? 10 मिल गई। और इसके बाद में इसमें और जोड़े जाते हैं क्या? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन पूरे नहीं जोड़े जाते हैं। जब उष्ण व्यंजन की बात करेंगे तो ये वर्ग के हो गए, ये प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, ये हो गए टोटल 10। कितने हो गए? 10। और इसी में शा और ये वाली शा और ये वाली सा, ये 3 और जोड़े जाते हैं, तो ये टोटल हो गए 13। और इसमें एक और जोड़ा जाता है कि सघोष में रखा जाता है हा को, तो +1 और कर देंगे। इसमें हम हा को +1 और कर देंगे, तो इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 31। अगर आपसे पूछे घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के भाग कितने हैं, तो 2, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। अघोष के अंतर्गत कौन आता है? वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का। नीचे लिख दे ताकि तुम लोग भूलो ना, लिख दे प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, पहला कामा दूसरा अक्षर, तो पहला कामा दूसरा अक्षर। तो बताओ वर्ग कितने हैं? 5। पहला और दूसरा मिला के कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10, यानी 10 ये अघोष हैं प्लस सा ये भी अघोष में आते हैं। तो अघोष की कुल संख्या कितनी होती है? 13। सघोष की कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या हो गई 13 और इनकी संख्या कितनी हो गई? 31। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अघोष और सघोष समझ में आ गया होगा। व्यंजन के पार्ट में आप जब पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के, घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार हैं? घोषत्व के आधार पर जब हम बात करेंगे प्रकार, तो 2 प्रकार से व्यंजन के भेद हैं। घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार से व्यंजन के भेद हैं। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 है अघोष, नंबर 2 सघोष। तो आओ हम लोग रिवाइज करते हैं ताकि तुमको याद हो जाए। घोषत्व के आधार पर व्यंजन के भेद कितने? 2 भेद। घोषत्व के आधार पर व्यंजन के भेद कितने? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है अघोष, नंबर 2 होता है सघोष। अघोष व्यंजन कौन होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो अघोष आता है। प्लस सा तीनों सा किसमें आती हैं? अघोष में आती हैं। अब हम सघोष की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष व्यंजन होता है। तीसरा चौथा पांचवा कौन सा व्यंजन होता है? सघोष व्यंजन होता है। फिर इसके बाद में सभी स्वर 11 स्वर किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। 4
वर्ण यानी अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो किस में आते हैं, श घोष में। एक हा, ये जो तुम्हारा हा है ये किस में आ जाएगा, श घोष में आ जाएगा। तो टोटल स घोष की संख्या कितनी हो जाती है, 31 हो जाती है। आप एक बार इसे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो इसको रब करें, फिर शुरू किया जाए। फिर से लिख देंगे पूरा। अब देखो, इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राणत्व के आधार पर। इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राणत्व, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के भेद कितने होते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के भेद होते हैं दो प्रकार से, दो प्रकार से होते हैं। प्राणत्व का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें प्राणत्व, प्राणत्व का मतलब ये दो शब्दों से बना है, प्राण धन त्व। प्राण का मतलब होता है वायु, प्राण का मतलब क्या होता है, वायु। और त्वा का मतलब क्या होता है, त्वा का मतलब क्या होता है, के समान या जानना। त्वा का मतलब जानना भी होता है, त्वा का मतलब होता है के समान, के समान या जानना, दोनों एक ही बात है। तो अब प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार से, कौन कौन से प्रकार से पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा होगा वो होगा अल्प प्राण। कौन सा होगा, अल्प प्राण। और दूसरा कौन सा होगा, महाप्राण। जो दूसरा व्यंजन होगा हमारा महाप्राण होगा। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प माने क्या होता है, अगर इसको हम बांटें दो भागों में तो ये होता है अल्प। अल्प का मतलब होता है अल्प धन प्राण। अल्प का मतलब हुआ कम और प्राण का मतलब क्या हुआ, वायु। इसका मतलब ये है कि जिन व्यंजनों के बोलने में जो हमारे मुख के अंदर से हवा निकलती है या ताकत लगती है, जिसमें कम हवा निकलती है उसमें कम ताकत, या जिसमें कम वायु निकलेगी उसमें कम ताकत लगेगी, जिसमें ज़्यादा वायु निकलेगी उसमें ज़्यादा ताकत लगेगी। इसलिए इसे अल्प माने कम वायु का प्रयोग, या कम वायु निकलती है या कम ताकत लगानी पड़ती है, ऐसे व्यंजनों को हम अल्प प्राण कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा महा माने अधिक। क्या हो जाएगा, महा। और इसका मतलब हो जाएगा प्राण। महा का मतलब होता है अधिक। क्या होता है, अधिक। और प्राण का मतलब हमने क्या बताया, वायु। जिन व्यंजनों को बोलने में अधिक वायु की आवश्यकता होती है, अधिक ताकत की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कह देते हैं, महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण में हम दो भागों में बांटे हैं। तो आइए अब अल्प प्राण और महाप्राण कौन होते हैं इसको हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए भी एक कोड होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है। बात समझ में आई। या तो तुम भूल जाओगे तो यहाँ पे एक शब्द और लिख लो हिंदी में, ये प्रत्येक वर्ग का पहला
पहला कामा तीसरा कामा पांचवा अक्षर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अल्प प्राण। क्या कहलाएगा? अभी हम ककारा भी लिखेंगे, उससे भी समझेंगे। अब पहला तीसरा पांचवा ये तो हो गया। अब इसके बाद में इसमें देखेंगे तो इसमें हम ये कहेंगे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर कौन सा होता है? ये महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होगा? महाप्राण होगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब आओ हम देखते हैं, अभी और होते हैं। पहले हम सिर्फ काखा काका के अंतर देख लें क्या होता है, इसके बाद में और भी इसके साथ जोड़े जाते हैं। सारे को हम लोग पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे का, खा, गा, घा, अंगा, और पढ़ेंगे चा, छा, जा, झा, इया। फिर पढ़ेंगे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, और पढ़ेंगे ता, था, दा, धा, धा और ना, और पढ़ेंगे पा, फा, बा, भा और मा। अब ये देखेंगे तो बात समझो। प्रत्येक वर्ग का ये पहला है और ये तीसरा है और ये पांचवा है। पहला तीसरा पांचवा, ये बात आप समझ गए? ये बात आप समझ पा रहे? इस बात को आप समझिए। इस बात को समझिए आप। यानी हम ये कहेंगे ये और ये मिलके क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? अल्प प्राण। वहीं अब आप ये देखेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा हो गया तो ये हो जाएगा दूसरा, और ये हो जाएगा कौन सा? चौथा। ये हो जाएगा दूसरा और चौथा। पहला तीसरा पांचवा, दूसरा चौथा, ये और ये मिल करके क्या बनते हैं? महाप्राण। बात समझ में आ रही होगी कि पहला तीसरा पांचवा मिलके बना अल्प प्राण और दूसरा चौथा मिलके बना महाप्राण। तो इस प्रकार से हम ये देख लेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त भी होते हैं सभी स्वर और 4 अंतस्थ व्यंजन। सभी स्वर और 4 अंतस्थ व्यंजन भी किस में आएंगे? अल्प प्राण में। जब हम और देखेंगे तो हम ये देखेंगे सभी स्वर यानी कितने? 11, और 4 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने आएंगे? 4। तो ये सभी होते हैं। अब यदि आप देखेंगे तो टोटल कितने हो गए? यानी अल्प प्राण की हम टोटल संख्या यदि देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो हम ये देखेंगे प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5, ये कितने हो गए? 15। कितने हो जाएंगे? अगर हम इनको देखेंगे टोटल कितने हो गए तो 1, 3, 5, तो ये एक ये हो गया, ये हो गया। देखो 1, 2, 3, 4, 5। 1 में कितने हैं? 5। 3 में कितने हैं? 5। 5 में कितने हैं? 5। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो जाएंगे? 15। अब फिर देखेंगे सभी स्वर। सभी स्वर कितने हो जाएंगे? 11। कितने हो जाएंगे? 11। फिर इसके बाद में हम देखेंगे क्या? अंतस्थ।
अंतस्थ की संख्या कितनी हो जाएगी? अंतस्थ की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो इस प्रकार से ये इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई? इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 30। इनकी संख्या टोटल हो गई 30। अब इसी प्रकार से हम लोग महाप्राण में भी काउंट करें तो बताओ महाप्राण में कौन कौन आएंगे? देखो 2 4 तो ये क्लियर है, 10 ये हो गए, और कौन आएंगे महाप्राण के अंतर्गत? और क्या करेगा? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन में कौन कौन आते हैं? शा शा शा, यानी चारों सा आते हैं। तो देखो जब हम आते हैं कि भाई ये महाप्राण तो हमें पता है इनकी संख्या कौन कौन सी है, तो समझो यानी पूरे हम कह देंगे 2 और 4 ये वर्ग मिला के कितने हो जाएंगे? देखो 2 और 4 इसमें कितने हैं? 5। इसमें कितने हैं? 5। 2 और 4 मिला के टोटल कितने हो गए? 10। और जो उष्ण व्यंजन है, उष्ण व्यंजन वो कितने हो गए? 4। तो इनकी संख्या कुल कितनी हो गई? 14। यानी महाप्राण की कितनी हो गई? इसमें सा 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 हा होता है, सा 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 हा, तीनों सा और हा मिला करके तब बनता है क्या? उष्ण व्यंजन। तो 4 टोटल कितनी संख्या हो गई? 14 हो गई। अब अगर आपसे फिर से पूछे तो एक बार ध्यान रखो, ग्राफ से पढ़ रहे हो भूलो ना, यहाँ री एग्जाम है, प्रबल संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन डाले, अल्प प्राण और महाप्राण से क्वेश्चन डालने की संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन डाले जाएं, इसलिए सभी ध्यान देंगे। प्राणत्व के आधार पर स्वर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन होते हैं? एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण, ठीक है। फिर इसके बाद में अल्प प्राण कौन होते हैं? अल्प माने कम, प्राण माने वायु, जिनको बोलने में कम वायु की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां अक्षर क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। जैसे देखो पहला, तीसरा, 5वां ये अल्प प्राण हो गए। सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आते हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 1 3 5, इनको जब जोड़ोगे तो टोटल हो जाएगा 15। सभी स्वर कितने हो जाएंगे? 11। अंतस्थ व्यंजन कितने हो जाएंगे? 4। अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी हो गई? 30। अब महाप्राण की, तो महा माने होता है अधिक, प्राण माने होता है वायु, जिनको बोलने में अधिक वायु की आवश्यकता या अधिक ताकत लगे उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर महाप्राण होता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा मिला के 10 हो गया। उष्ण कितना हो गया? 4 हो गया। टोटल कितने हो गए? 14 हो गया। इससे ज़्यादा अल्प प्राण महाप्राण में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो ये हो गया है। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। इसको रब कर दिया जाए, आगे चला जाए। अब देखो, अब हम लोग ध्यान देंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, जब हम लोग अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है अंताकरण। अंतस्थ का मतलब क्या होता है? अंतस्थ का मतलब होता है अंता, या हम कहते हैं अंताकरण, स्थान, है ना। जो अंताकरण से ध्वनियाँ निकलती उन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन सी स्थान, अंताकरण, या छोड़ो ना लिखो इसको, कोई परिभाषा तुमसे नहीं पूछने वाला है, केवल अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है वही लिख लो, है ना, क्योंकि फिर ज़्यादा होता जाता है, हर चीज़ की परिभाषा लिखाओ तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो अंतस्थ व्यंजन में आएगा या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा ये व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद में अगर आपसे पूछे अर्ध स्वर कौन कौन होते हैं? अर्ध स्वर, अर्ध स्वर कौन कौन आते हैं?
तो इसमें आएगा या और या कामा वा। फिर एक आता है प्रकंपित या लुंठित। कौन आता है? प्रकंपित या इसी को कहा जाता है लुंठित। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, ये कौन सा व्यंजन होता है? लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है? रा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रा। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कभी पूछे तो कौन सा आ जाएगा? रा व्यंजन। फिर आ जाएगा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आएगा? पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आता है? पार्श्विक गलत लिखा है क्या? हाँ गलत लिखा है, ये बना लो, अब सही है ना। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत कौन आएगा? ला आएगा। ठीक, ये दुनिया भी पूछता है, यहाँ से पूछता है तो अभी तो याद रहते हैं, बाद में याद नहीं रहता है। तो अगर आपसे पूछेगा अंतस्थ व्यंजन कौन है? या रा ला वा। अगर आपसे पूछे अर्ध स्वर कौन है? तो या वा। अर्ध स्वर पूछा गया है, ये भी पूछा गया, ये जितने लिखे सारे पूछे गए। अब एक पूछता है उष्ण, उष्ण व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं? उष्ण का मतलब होता है गर्म, है ना, जिनको बोलने में गर्म वायु निकले उसे कहा जाता है उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन कौन आएगा? उष्ण व्यंजन में आएगा शा, शा, शा और हा। ये किस व्यंजन के अंतर्गत आएंगे? उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, एक व्यंजन और पूछता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो इसमें आएगा चा, छा, जा और झा। चा, छा, जा, झा, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ये किसके अंतर्गत आएंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन के। तो एक बार इनको हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो, अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, अर्ध स्वर या वा, प्रकंपित व्यंजन रा, पार्श्विक व्यंजन ला, उष्ण व्यंजन सा, शा, हा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा, छा। एक बार फिर से देखो, अगर आपसे अंतस्थ व्यंजन पूछे तो क्या बताएंगे हम लोग? या रा ला वा, है ना। फिर अगर अर्ध स्वर पूछेगा तो या और वा। अगर आपसे प्रकंपित या लुंठित पूछे तो रा। अगर आपसे पूछे कि पार्श्विक व्यंजन बताओ तो ला। अगर आपसे उष्ण व्यंजन पूछे तो सा, शा, शा, हा। अगर आपसे पूछे स्पर्श संघर्षी व्यंजन तो चा, छा, जा, झा। अब आपसे पूछेगा कि बताओ द्विगुण व्यंजन कौन होते हैं? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे ला, ला और ढा। ये व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? ये देखे हो, ला ढा देखे हो, है ना, जैसे लिखा पढ़ना, तो ये आता है। तो ये कौन से व्यंजन आते हैं? द्विगुण व्यंजन। कौन व्यंजन आते हैं? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़े।